हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे बीएमएस सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट रोग विज्ञान एवं विकृति विज्ञान में जो चैप्टर निदान पंचक है, उस निदान पंचक में आज की वीडियो के अंदर हमारा टॉपिक जो होगा वो होगा रूप, या फिर जिसको अपन लक्षण भी बोलते हैं और मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसको सिम्टम्स भी बोला जाता है। इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ में इसी निदान पंचक के टॉपिक पूर्व रूप के बारे में डिस्कस किया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, या फिर आई बटन में, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप उसको देख सकते हो। दोस्तों, आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है रूप या लक्षण या सिम्टम्स जो मॉडर्न के अकॉर्डिंग बोला जाता है, तो उसके अंदर अपन आगे वीडियो में किस तरह से टॉपिकों को कवर करेंगे। तो उसके अंदर अपन दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि जो रूप या लक्षण है उसकी परिभाषा क्या होती है, मतलब कि डेफिनेशन जो है क्या बताई गई है। सेकंड नंबर पर देखेंगे कि रूप या लक्षण के पर्याय या सिनोनिम जो है वो कौन कौन से बताए गए। दोस्तों, पर्याय के बाद में तीसरे नंबर पर देखेंगे भेद, मतलब कि जो रूप या लक्षण है उसके टाइप्स जो कौन कौन से बताए गए उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें नीचे मैंने लिख भी रखा है कि इसके सामान्य भेद जो है कौन कौन से बता रखे, और रोगों के अनुसार जो है लक्षण के भेद कौन कौन से थे उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों, इसके बाद में देखेंगे कि व्याधि और लक्षण के मध्य भेद जो है क्या बताया गया, मतलब कि व्याधि और लक्षण में जो डिफरेंस है वो क्या होता है। और आज की वीडियो के लास्ट में देखेंगे कि जो अपन ने पूरा का पूरा लक्षण आयुर्वेद के अकॉर्डिंग पढ़ा है उसका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो क्या होता है, मतलब कि मॉडर्न के अकॉर्डिंग उससे क्या बोला जाता है, थोड़ा बहुत उसके बारे में भी देखेंगे। तो रूप की डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन के अंदर अपन चरक के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि चरक ने निदान स्थान का जो पहला चैप्टर ज्वर निदान, उसके अंदर ही निदान पंचक का वर्णन किया है। तो उसमें इसकी डेफिनेशन किस तरह से बताई है और इसके पर्याय या सिनोनिम जो है कौन कौन से उसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, डेफिनेशन के लिए मैंने एक श्लोक भी लिख रखा है। श्लोक कुछ इस तरह से है कि प्रादुर्भूतम लक्षणम पुनर्लिंगम चरक निदान, पहले चैप्टर का 90 नंबर का श्लोक है। तो प्रादुर्भूत का मतलब क्या है? प्रादुर्भूत का मतलब है कि दोस्तों कोई भी अगर बॉडी में व्याधि उत्पन्न होती है, कोई भी रोग अगर उत्पन्न होता है, तो उसके उत्पन्न होने के दौरान उसके द्वारा बॉडी में जो भी लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं वो सारे के सारे लक्षण ही क्या कहलाते हैं? रूप कहलाते हैं। मतलब एक तरह से उन लक्षणों को ही क्या बोला जाता है? रूप बोला जाता है। तो कोई भी रोग जो कि उत्पन्न हुआ है तो उस उत्पन्न होने वाले रोग के जो ही लक्षण होते हैं उन लक्षणों को लिंग या फिर लक्षण या फिर रूप के नाम से जो है वो जाना जाता है। इस तरह से आचार्य चरक ने बोला है। अब सेकंड, इसकी अगर पर्याय की बात करें तो पर्याय जो है वो कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। ये 5 से 7 पर्याय लिखे हुए हैं, ठीक है। जैसे मैंने आप लोगों को निदान के पर्याय बताए थे वैसे ही यहाँ पर लक्षण के पर्याय भी है, जिसमें पहला है संस्थान, सेकंड व्यंजन लिखा हुआ है, तीसरा लिंग लिखा हुआ है, ठीक है। चौथा पर्याय जो है वो लक्षण है, उसके बाद 5वां चिन्ह बता रखा है, और छठा आकृति, और 7वां भेद जो है, 7वां जो इसका बता रखा है कौन? रूप जो है बता रखा है, ठीक है। इस तरह से इसके 5 से 7 जो है पर्याय बता रखे, आप 1 से 2 जो है कम से कम याद रख लेना। दोस्तों, अगर आपको ये पर्याय याद नहीं रह पाते हैं तो इसके लिए एक वर्ड याद रखना, उससे आप इसको इजीली याद रख पाओगे। जैसे दोस्तों आपने देखा भी होगा कि हर एक व्यक्ति का जो भी नाम होता है उसके आगे उसका सरनेम जो लिखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि सब बहुत सारे शर्मा लगाते हैं सरनेम, उसके अलावा बहुत सारे जो राठौड़ लगाते हैं, है ना, बहुत सारे मीणा लगाते हैं। जैसे मेरा नाम, खुद का नाम भी हेमंत कुमार मीणा है तो मेरा सरनाम मीणा हुआ, ठीक है। तो वैसे ही बहुत सारे जो है सुवाल का भी एक वर्ड, सुवाल का जो है वो क्या लगाते हैं? सरनेम लगाते हैं। तो सुवाल का क्या हुआ? सरनेम है, जो अपने को याद रखना है। इस ट्रिक, इसको इनके पर्याय याद रखने के लिए सुवाल का जो सरनेम है वो याद रखना है। अब सुवाल का को जब मैं इंग्लिश में लिखता हूँ तो SVLC है, ठीक है। सुवाल का इस तरह से शॉर्ट में थोड़ा लिख लेना, ठीक है। तो SVLC लिखोगे तो S से आपको यहाँ पर क्या बना देना है? संस्थान बनाना है। V से आपको व्यंजन बनाना है। L की बात करते हो, L से 2 चीज़ें बना देना, एक तो लिंग लिख सकते हो और लक्षण लिख सकते हो। C से आपको जो चिन्ह बनाना है, A से आकृति, और लास्ट में रूप भी जो है इसका याद रख लेना। तो इस तरह से छोटे से एक सवाल का वर्ड से आप इसको याद रख सकते हो। तीसरे नंबर पे दोस्तों इसके रूप के भेद की बात करें तो भेद जो है मुख्य रूप से इसके 2 ही भेद बता रखे हैं, उसके अलावा और भी भेद बता रखे जिनके बारे में वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। जिसके अंदर अगर अपन बात करें तो सामान्य रूप है और विशेष रूप है। सामान्य रूप का मतलब है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे व्याधि के जनरल सिम्टम्स अगर आपको देखने को मिल रहे हैं, जिस कंडीशन में आपको दोषों के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा, तो वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं? उसके सामान्य रूप कहलाते हैं, ठीक है। नीचे लिखा हुआ है कि किसी व्याधि के सामान्य लक्षण जो होते हैं उन सामान्य लक्षणों के समूह को क्या बोला जाता है? सामान्य रूप बोला जाता है। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में जब पूर्व रूप पढ़ाया था आपको, तो ज्वर के लिए बोला भी था कि संताप होता है, संताप उदय मानस, ऐसा कुछ उसमें पूर्व रूप बताया था, ठीक है। तो ज्वर का सामान्य लक्षण भी होता है संताप होना, मतलब कि बॉडी में इंटरनल और बाहर, मतलब बॉडी के अंदर की तरफ और बॉडी के बाहर की तरफ आपको संताप या फिर टेम्परेचर का बढ़ा हुआ जो है वो देखने को मिलता है। वो संताप जो है क्या हो गया? ज्वर का सामान्य लक्षण होगा। मतलब संताप से अपन पहचान सकते हैं कि व्यक्ति को जो है फीवर है, ज्वर उत्पन्न हो चुका है, ठीक है। उसी तरह से अतिसार का सामान्य लक्षण भी बताया वो है बहुत द्रवस्रण, मतलब अधिक मात्रा में द्रवयुक्त मल का त्याग करना। ये
अतिसार का क्या होता है, सामान्य लक्षण होता है। कोई भी व्याधि का जो सामान्य लक्षण होता है वो सामान्य लक्षण उसका सामान्य रूप कहलाता है, ठीक है। जैसे ज्वर के अंदर संताप हो गया और अतिसार के अंदर बहुद्रव हो गया, तो इसके सामान्य रूप है। सेकंड जो विशेष रूप बताए हुए दोस्तों, उस विशेष रूप की बात करें तो विशेष रूप के अंदर आपको क्या है कि जो भी व्याधि है उस व्याधि के दोषों के बारे में पता चलने लग जाता है। मतलब कि अगर कोई भी व्याधि है बॉडी में उत्पन्न हुई है और अगर दोषों के अकॉर्डिंग अलग अलग प्रकार के लक्षण जो देखने को मिलते हैं, दोष विशेष जो लक्षण होते हैं, दोषों के अकॉर्डिंग जो लक्षण बताए हुए हैं उन लक्षणों को अपन क्या बोलते हैं, विशेष रूप बोलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पूर्व रूप के अंदर आपको वात ज्वर के पूर्व रूप कौन कौन से होते हैं, पित्त ज्वर के कौन कौन से होते हैं, कफ ज्वर के कौन कौन से होते हैं, तो विशेष पूर्व रूप बताए थे, वैसे यहाँ पर विशेष रूप है, ठीक है। तो वात ज्वर के लक्षण हो गए, पित्त ज्वर के हो गए, कफ ज्वर के हो गए, दोषों के अनुसार जो भी लक्षण बताए हुए उन्हीं को अपन विशेष रूप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। ये तो इसका नॉर्मल क्लासिफिकेशन था, रूप या लक्षण का नॉर्मल क्लासिफिकेशन था, जो आप जनरली नॉर्मली याद रख पाओगे, ठीक है। लेकिन दोस्तों अब जो दूसरे नंबर का और तीसरे नंबर का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूप में से अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ से ही आने की पॉसिबिलिटी रहती है। और अगर उस पॉइंट को आप लिख के आओगे, पर्टिकुलर ना पूछे तो भी अगर उस चीज़ को लिख के आओगे तो आपको नंबर जो है वहाँ पे अच्छे मिलेंगे, आपकी परफॉर्मेंस जो अच्छी रहेगी। तो दोस्तों सेकंड जो क्लासिफिकेशन बता रखा है वो बता रखा है काल के अनुसार। मतलब जैसे जैसे अगर मान लो कि आज अगर मैं बात करता हूँ, किसी को आज ज्वर उत्पन्न हुआ और ज्वर जो है 10 दिन पुराना हो गया, 1 महीना पुराना हो गया, 6 महीने पुराना हो गया, ठीक है। तो काल के अनुसार मतलब कि जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा तो वैसे वैसे उसमें अलग अलग तरह के लक्षण देखने को मिलेंगे। तो काल के अकॉर्डिंग भी किसका क्लासिफिकेशन बताया है। और तीसरे नंबर का जो क्लासिफिकेशन बताया है दोस्तों, वो बताया हुआ दोष के अनुसार जो भी लक्षण है उन लक्षणों के आधार पर। मतलब कि जैसे वात की कंडीशन में किस किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, पित्त की कंडीशन में किस किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं, उनके अकॉर्डिंग भी 2 प्रकार का क्लासिफिकेशन बताया। अब दोस्तों जो काल के अनुसार जो क्लासिफिकेशन है या फिर काल के अनुसार जो रूप का वर्गीकरण किया है, उसको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला होता है प्रत्यात्म लक्षण, सेकंड होता है सामान्य लक्षण, तीसरा होता है विशेष लक्षण, और चौथा जो होता है वो उपद्रव अवस्था में उत्पन्न होने वाले लक्षण या फिर उपद्रव अवस्था लक्षण। इस तरह से याद रख सकते हो, ठीक है। अब मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूँ कि चारों क्या होते हैं, ठीक है। वीडियो में विस्तार में मैं आप लोगों को बताऊंगा अभी, लेकिन एक बार शॉर्ट में सुन लो कि इनका मतलब क्या होता है। तो प्रत्यात्म लक्षण का मतलब है कि जैसे मान लो कि मैं अगर आपको बोलता हूँ कि संतापो दह मानस, मतलब कि शरीर के बाहर और अंदर की तरफ जो संताप होना, ये ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण होता है। मतलब कोई भी ऐसा लक्षण जिसको देखने से या फिर जिसके बारे में सुनने से या फिर जिसके बारे में डायग्नोस करने के बाद में अपने को पता लग जाए कि ये 101% यही व्याधि होगी, मतलब किसी एक व्याधि का बोध कराने वाला जो लक्षण होता है वो प्रत्यात्म लक्षण कहलाता है, ठीक है। दूसरा जो बताया है वह काल के अनुसार लक्षणों में वो है सामान्य लक्षण। सामान्य लक्षण में क्या है कि प्रत्यात्म के अलावा जितने भी लक्षण बताए हुए, जैसे कि अंगमर्द होता है, गौरवम होता है, रुक्षता होती है, कटुआस्यता होता है, लवणास्यता होता है, अम्लास्यता होता है, ये अलग अलग तरह के जो लक्षण बताए हुए हैं ज्वर के अंदर, वो उसके सामान्य लक्षण है। अगर किसी व्याधि का बोध कराने वाला लक्षण है तो उसका प्रत्यात्म लक्षण है, और अगर प्रत्यात्म लक्षण के अलावा जितने भी दूसरे लक्षण है वो सारे के सारे उसके सामान्य लक्षण होते हैं। तीसरे नंबर पे जो काल के अनुसार बताए हुए उसमें विशेष लक्षण है, ठीक है। तीसरा जो इसका क्लासिफिकेशन है वो है विशेष लक्षण। विशेष लक्षण का मतलब होता है कि दोषों की प्रधानता के अकॉर्डिंग अगर आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं तो वो विशेष लक्षण है। और उपद्रव अवस्था के लक्षण की बात करें तो चिकित्सा ना करने पर अंत में उत्पन्न होने वाला लक्षण। मान लो कि बॉडी में कोई भी रोग उत्पन्न हुआ और उस रोग को आपने ट्रीट नहीं किया, उसकी अगर ट्रीटमेंट आपने टाइम पे नहीं किया था ना, कम समय में रहते हुए अगर आपने नहीं किया, तो धीरे धीरे उसके कॉम्प्लिकेशन जो है बॉडी में बढ़ते जाएंगे। और जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ते जाएंगे तो वहाँ पर जो सिम्टम्स है आपको अलग अलग तरह के भी देखने को मिलेंगे। तो जब ऐसी कंडीशन जहाँ पे व्याधि अपनी उपद्रव अवस्था के अंदर पहुँच जाती है और उपद्रव अवस्था में पहुँचने पर उसके द्वारा उस कंडीशन में जो लक्षण उत्पन्न किए जाते हैं वो लक्षण ही क्या कहलाते हैं, उपद्रव अवस्था लक्षण कहलाते हैं। तो ये काल के अनुसार था। अब मैं आप लोगों को थोड़ा विस्तार से मैं बुक में ही पढ़ा देता हूँ। तो सबसे पहला लक्षण था दोस्तों काल के अनुसार जो क्लासिफिकेशन था उसमें प्रत्यात्म लक्षण, ठीक है, जिसको अपने कार्डिनल साइन के नाम से जानते हैं। और आत्म लक्षण मतलब कि जो केवल उसी व्याधि का हो, ठीक है। जैसे मैं केवल लिख भी रखा है यहाँ पर कि जिससे तुरंत उस व्याधि का बोध हो जाए, उसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रत्यात्म लक्षण बोलते हैं। अब आपको समझ आ रहा होगा, एक बार शॉर्ट में बता दिया। तो जैसे नीचे एग्जाम्पल भी लिखा हुआ कि ज्वर प्रत्यात्मिकम लिंगम संतापो देह मानस, मतलब कि ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण जो है वो शरीर के और मन में संताप होना, ये ज्वर का प्रत्यात्म लक्षण है। अगर मान लो कोई भी व्यक्ति आपको आकर के बोलता है कि इस व्यक्ति के शरीर में और मन में जो संताप देखने को मिल रहा है, तो मैं जल्दी से समझ जाऊंगा कि यार ये तो लक्षण जो है किसका है, ज्वर का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एकदम से समझ में आ गया ना कि किसी एक, अब आप गुलम भी नहीं सोच रहे हो, पांडु भी नहीं सोच रहे हो, है ना, कामला भी नहीं सोच रहे हो, सब
कोई चीज़ दूसरी सोच ही नहीं रहे हो, किसी दूसरी व्याधि के बारे में आप सोच ही नहीं रहे हो। जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि व्यक्ति के शरीर में बाहर और अंदर की तरफ मतलब कि शरीर और मन में जो संताप देखने को मिल रहा है, तो जैसे मैंने आप लोगों को आकर के बोला तो आप 101% उस व्याधि पर सीधे सीधे पहुंच गए कि इस व्यक्ति को क्या हो रहा है, ज्वर हो रहा है। ठीक है, तो यही तो चीज़ मैं आप लोगों को जब शॉर्ट में बताया था तो उस टाइम बोला था कि ऐसे लक्षण जो किसी व्याधि का तुरंत बोध कराने का काम करते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, उस व्याधि के जो है वो प्रत्यात्म लक्षण बोलते हैं। जैसे सेकंड एग्जांपल और यहाँ पर देख सकते हो, गुल्म की बात करते हो, स्पर्श उपलभ्यम परिपिंडित्वात गुल्मो, मतलब जब भी गुल्म के अंदर उदर पार्ट को स्पर्श किया जाता है तो स्पर्श करने पर आपको पिंड के रूप में वहां पर महसूस होता है। इसका मतलब शरीर में जो है क्या हो सकता है, गुल्म हो सकता है। अब आप ज्वर के बारे में नहीं सोच रहे हो कि ज्वर होगा, क्योंकि पिंड जैसे ही वर्ड आया तो पिंड का मतलब गुल्म जो है वो होता है। ठीक है, तो एक तरह से पिंड का निर्माण, या फिर ये बोलो कि पिंड के समान जो चीज़ें स्पर्श करने पर वो किस में बनती है, गुल्म में बनती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इसके प्रत्यात्म लक्षण होते हैं, आत्म लक्षण होते हैं, जिनको देखने पर आपको 100% पता चल जाएगा कि शरीर के अंदर यही व्याधि उत्पन्न हुई है। जब मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को पूर्व रूप के बारे में पढ़ाया था तो उस टाइम पे मैंने कहा था कि आपको अभी कंफर्म नहीं हुआ कि यही व्याधि होगी, लेकिन जब मैंने उस टाइम पे आप लोगों को बोला भी था कि जब मैं रूप के बारे में आप लोगों को बताऊंगा तो उस टाइम आप उस चीज़ के बारे में कंफर्म कर लोगे कि 100% बॉडी में यही व्याधि जो उत्पन्न हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हो भी तो यही रहा है कि प्रत्यात्म लक्षण या कार्डिनल साइन जो वो लक्षण है जिनके द्वारा उस व्याधि का जो है क्या हो गया, बोध हो गया, पता चल गया। एक और तीसरा एग्जाम्पल और देख लेते हैं प्रत्यात्म लक्षण का, कार्डिनल साइन का। वो है कि गुदेन बहुत द्रवम शरणम अतिसारम। ठीक है, अभी अपन ने सामान्य लक्षण भी पढ़ा था इसको, और ये प्रत्यात्म लक्षण भी है। ठीक है, गुदा मार्ग से अगर अधिक मात्रा में द्रवयुक्त मल का कोई भी त्याग कर रहा है, इसका मतलब उसकी बॉडी में क्या उत्पन्न हो गया, अतिसार उत्पन्न हो गया। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। सेकंड जो काल के अनुसार रूप का भेद बता रखा है वो है दोस्तों सामान्य लक्षण। अब सामान्य लक्षण का मतलब मैंने आप लोगों को बोला था कि जो भी प्रत्यात्म लक्षण है उनके अलावा उत्पन्न होने वाले जितने भी लक्षण है सारे के सारे वो लक्षण क्या कहलाते हैं, सामान्य लक्षण है, सामान्य रूप कहलाते हैं। ठीक है, जैसे नीचे लिखा हुआ भी एग्जाम्पल और देख लेते हैं कि जैसे ज्वर की बात करते हैं, ज्वर के अंदर जो है स्वेद अवरोध होना, ये भी इसका ज्वर का क्या होता है, लक्षण होता है। अब ये सामान्य लक्षण है क्योंकि स्वेद का अवरोध होना तो किसी दूसरी व्याधि में भी हो सकता है। इसको देखने से तो अपने को ये तो पता नहीं चल रहा है कि ज्वर ही होगा। ठीक है, लेकिन प्रत्यात्म लक्षण को देखने पर अपने को पता चल रहा था कि व्यक्ति के शरीर में ज्वर ही उत्पन्न हुआ है। कि ये जो सारे के सारे लक्षण बता रखे सुश्रुत ने उत्तर तंत्र में बताए हुए हैं 39वें नंबर के चैप्टर में। तो वहां पर बोला कि स्वेद अवरोध मतलब अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पसीना नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उसको किसी व्यक्ति के शरीर में पसीना का नहीं आना, शरीर में संताप होना और शरीर के सभी अंगों में जो है वो अंगमर्द या फिर एक तरह से टूटने जैसी जो है पीड़ा होना या फिर वेदना होना, ये तीनों लक्षण अगर एक साथ उत्पन्न हो रहे, युगपद का मतलब होता है एक साथ उत्पन्न हो रहे, इसका मतलब उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, ज्वर हो सकता है। इस तरह से उत्तर तंत्र में बताया। और ये तीनों लक्षण अगर आप पीजी की तैयारी कर रहे हो तो बहुत बार पूछ भी लेता है कि स्वेद अवरोध होना, संताप होना और अंगमर्द होना ये किसके अकॉर्डिंग ज्वर के सामान्य लक्षण बताए हुए, तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग बताए हुए। ठीक है, दूसरा और एग्जाम्पल लिख रखा है दोस्तों सामान्य लक्षणों का, वो है कि उदर, जैसे कि कुक्षिर आद्यमान आटोप, मतलब कि कुक्षी प्रदेश में आद्यमान और आटोप होना, ये उदर का सामान्य लक्षण होता है। उसके बाद शरीर में मंदग्नि होना। ठीक है, तो जब अपन उदर चिकित्सा पढ़ते हैं, चिकित्सा स्थान में 13वां चैप्टर पढ़ते हैं उदर। ठीक है, उसके बाद में अर्श आता है, फिर ग्रहणी आता है। ठीक है, जब चैप्टर की शुरुआत होती है तो पहले या दूसरे श्लोक में ही लिखा हुआ है कि विशेष रूप से मंदाग्नि के कारण चरक के अकॉर्डिंग जो है वो उदर रोग होता है और सुश्रुत के अकॉर्डिंग जो अर्श रोग होता है। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है, आप देख लेना। तो मंद अग्नि का होना भी उदर का क्या हो गया, सामान्य लक्षण हो गया। तीसरा जो काल के अनुसार बता रखा है वो है विशेष लक्षण। विशेष लक्षण का मतलब होता है स्पेसिफिक सिम्टम, मतलब कि दोषों की प्रधानता के अनुसार वात आदि विशेष जो लक्षण दिखाई देते हैं उन्हीं को अपन विशेष लक्षण बोलते हैं। जैसे कि वातज, पित्तज, कफज, ज्वर के लक्षण मैंने पिछली वाली वीडियो में आप लोगों को बताए थे पूर्व रूप में, उसी तरह से आप यहाँ पर भी देख सकते हो। वातज, पित्तज, कफज और उदर के लक्षण हो गए, ये सारे जो है क्या हो जाएंगे, अगर दोषों के अकॉर्डिंग आपको लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि वो क्या है, उस व्याधि के विशेष लक्षण है या फिर विशेष रूप है। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, वो है कि उपद्रव अवस्था के जो भी लक्षण होते हैं वो क्या है। लिखा हुआ है कि उपद्रव लक्षण व्याधि की रूपावस्था का अंतिम परिणाम होता है। मैंने आप लोगों को शुरुआत में बोला था कि अगर आपने किसी भी डिजीज को टाइम रहते हुए ट्रीट नहीं किया, उसकी चिकित्सा जो समय रहते हुए नहीं की, जब वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी तब अगर आपने उसका ट्रीटमेंट नहीं किया तो वो अपनी कॉम्प्लिकेशन की कंडीशन तक जाएगी और वहाँ पर उसके द्वारा विशेष प्रकार के लक्षण जो है वो मतलब अलग प्रकार के लक्षण देखने को मिलेंगे। उन्हीं को अपन उपद्रव अवस्था जन्य लक्षण के नाम से जानते हैं।
जैसे अजीर्ण के अंदर भी लिखा हो, उपद्रव के अंदर क्या देखने को मिलता है, मूर्छा, प्रलाप, वमतु मतलब कि कंपन, प्रसेक होना, सदन होना, भ्रम होना, ये उपद्रव अवस्था के सारे लक्षण बता रखे हैं। और अगर ये उपद्रव अवस्था के लक्षण शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाएंगे तो उसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति की क्या हो सकती है, मृत्यु भी जो है वो हो सकती है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्याधि जब अपनी उपद्रव अवस्था की एक्सट्रीम कंडीशन तक चली जाती है तो उस कंडीशन में व्यक्ति के प्राणों को भी नष्ट कर सकती है। और जैसे चरक ने भी टोटल मिलाकर के इंद्रिय स्थान में जो 12 चैप्टर बताए हैं वो बहुत सारे रोगों के अकॉर्डिंग भी अलग अलग प्रकार के लक्षण बताए हुए हैं, जिसको देखने से आपको ये पता चल जाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो अरिष्ट से ये अलग है, अरिष्ट तो नहीं है लेकिन अरिष्ट से अलग है, लेकिन अरिष्ट से पहले की एक तरह से अवस्था अपन समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद में जो लक्षण उत्पन्न होंगे वो सारे के सारे अरिष्ट वाले ही होंगे, जो कि मृत्यु के विशेष लक्षण होंगे। मतलब उनको देखने पर अपने को पता चल जाएगा कि व्यक्ति की मृत्यु जो है वो हो सकती है। जैसे अगर मैं उदर रोग की बात करता हूँ तो उदर रोग का एक लक्षण बताया हुआ कुटिल उपस्थ। ठीक है, कुटिल उपस्थ का मतलब क्या होता है, कुटिल उपस्थ जो है वो एक लक्षण होता है। इस लक्षण को अगर व्यक्ति में दिख रहा है, इसका मतलब उदर रोग के अंदर व्यक्ति की क्या हो सकती है, बहुत जल्दी जो मृत्यु हो सकती है, क्योंकि ये अरिष्ट का लक्षण है। ठीक है, तो अरिष्ट के पहले की जो अवस्था है वही उपद्रव अवस्था के लक्षण होते हैं, और जब ये उपद्रव अवस्था के लक्षण अपनी एक्सट्रीम कंडीशन में चले जाते हैं तब व्यक्ति की मृत्यु तक भी जो है वो हो सकती है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। तो आप लोग देख रहे हो ना कि प्रत्यात्म लक्षण तो वो थे जहाँ पर आप केवल और केवल किसी एक पर्टिकुलर लक्षण के कहने से व्याधि के बारे में आपको पता चल रहा था, वो प्रत्यात्म लक्षण थे। सेकंड जो मैंने आप लोगों के साथ में बात करी थी सामान्य लक्षण, तो प्रत्यात्म लक्षण के अलावा जितने भी सारे लक्षण है वो सामान्य लक्षण है। तीसरे नंबर पे मैंने आप लोगों के साथ में बात करी थी विशेष लक्षण, मतलब कि दोषों की प्रधानता के अकॉर्डिंग जो भी लक्षण बता रखे वो सारे विशेष लक्षण है। और लास्ट में मैंने बात करी आप लोगों के साथ में कि उपद्रव अवस्था जन्य लक्षण, तो मतलब अगर आपने चिकित्सा नहीं करी तो उस कंडीशन में बॉडी में जो भी डिजीज के कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन के रूप में जो भी सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, लक्षण देखने को मिल रहे हैं, वो सारे के सारे उपद्रव अवस्था जन्य लक्षण कहलाते, यही यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। दोस्तों ये तो बात करी मैंने आपके साथ में कि काल या फिर समय के अकॉर्डिंग जो भी लक्षण है उनके 4 भेद जो बताए हुए वो किस तरह से हैं। दोस्तों अब तीसरे नंबर के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो कि है दोषों के लक्षणों के अनुसार। तो दोषों के जो लक्षण होते हैं, मतलब कि रोग में जो भी लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उनकी दोषों की प्रधानता के आधार पर, या फिर ये बोलो कि दोषों के अकॉर्डिंग जो भी लक्षण होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो प्रकृति समसंवेद और एक विकृति विषम संवेद। प्रकृति समसंवेद का मतलब क्या है, प्रकृति समसंवेद का मतलब होता है कि जिससे मैं वात दोष की बात करता हूँ तो वात दोष की कंडीशन में जो है तृष्णा, मूर्छा, भ्रम ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। पित्त की कंडीशन में जो है शरीर में संताप होना, अंग मर्द होना, है ना। उसके अलावा कफ की कंडीशन में अंग गौरवम होना, ठीक है, अरुचि होना, है ना। उसके अलावा ये जो इससे दो ये जो सारे जो लक्षण है ये देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे आपको दोषों के अकॉर्डिंग जैसा दोष है वैसा के वैसे ही, जैसा दोष है उस दोष के अनुसार, मतलब उस दोष के जैसे ही जो लक्षण उत्पन्न होने चाहिए वैसे के वैसे अगर शरीर में लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं, इसका मतलब वो प्रकृति समसंवेद है। ठीक है, और अगर दोषों के अकॉर्डिंग, दोषों के अनुसार, दोषों के जैसे लक्षण उत्पन्न नहीं हो रहे, इसका मतलब वो क्या है, विकृति विषम संवेद है। तो लिखा हुआ भी हिंदी में आप देख सकते हो, श्लोक नहीं पढ़ पाओ तो रहने दो, कि जिस व्याधि के लक्षण दोष दुष्य समूर्छना के अनुसार होते हैं, मतलब जिस दोष की प्रधानता है उस दोष की प्रधानता के अकॉर्डिंग ही अगर लक्षण आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि वात ज्वर हो रहा है तो वात ज्वर की प्रधानता के जो भी लक्षण है वो सारे के सारे अगर आपको देखने को मिल रहे हैं या फिर उसी के अकॉर्डिंग देखने को मिल रहे हैं तो प्रकृति समसंवेद है, और अगर उसके विपरीत कंडीशन देखने को मिल रही है तो वो विकृति विषम संवेद है। ठीक है, अभी एग्जाम्पल से समझाऊंगा, समझ जाओगे। जस्ट अभी परिभाषा ध्यान रखना कि अगर व्याधि के ऐसे लक्षण जो दोषों के अनुसार होते हैं, दोषी के अकॉर्डिंग होते हैं, दोष दुष्य समूर्छना जो संप्राप्ति के अंदर होती है उनके अकॉर्डिंग अगर देखने को मिलते हैं, इसका मतलब वो क्या है, प्रकृति समसंवेद है। और अगर दोष दुष्य समूर्छना के अकॉर्डिंग लक्षण नहीं देखने को मिल रहे तब वो क्या है, विकृति विषम संवेद है। इतना सा आप याद रखना। व्याधि के लक्षण दोस्त से ये पढ़ा बताई दिया कि प्रकृति समसंवेद कहलाते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर, एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ पाओगे। एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है दोस्तों कि अगर मैं वात पित्तज जन्य ज्वर की बात करता हूँ, मान लो कि कोई भी बॉडी में ज्वर उत्पन्न हुआ जिसमें वात और पित्त दोष की प्रधानता है, ठीक है, तो उसके अंदर जो तृष्णा है वो तृष्णा देखने को मिलती है, मूर्छा देखने को मिलता है और भ्रम जो है देखने को मिलता है। अब अगर आपने थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन पता हो तो देख लेना। जैसे तृष्णा की अगर अपन बात करते हैं तो चरक जब वर्णन करता है, चरक चिकित्सा स्थान के 20वें चैप्टर में वर्णन करता है, तो वहाँ पर तृष्णा के लिए बोलता है कि सभी प्रकार से आपको शीतल चिकित्सा प्रयोग में लेनी चाहिए, क्योंकि इस तृष्णा के अंदर किसकी प्रधानता होती है, वात और पित्त दोष की प्रधानता होती है। सुश्रुत भी यही बोलता है, चरक भी यही बोलता है। इसका मतलब वात और पित्त दोष है, और मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरा ज्वर जो है वो कैसा है, वात और पित्त की प्रधानता वाला है। तृष्णा के अंदर प्रधानता वात और पित्त की होती है, और मेरा ज्वर जो उत्पन्न हो रहा है बॉडी के अंदर वो भी वात और पित्त की प्रधानता वाला है। इसका मतलब मेरी वात और पित्त जो दोष है ज्वर के, उसी के अकॉर्डिंग मेरे को वात और पित्त की से रिलेटेड जो तृष्णा है
वो तृष्णा जो लक्षण है वो देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये जो वात पित्त जन्य ज्वर है उसके अंदर तृष्णा की उत्पत्ति होना प्रकृति समसंवेद सिद्धांत को फॉलो करता है। मतलब कि व्याधि के जो लक्षण है वो दोष दृश्य समूर्छना के अकॉर्डिंग ही अपने को देखने को मिल रहे हैं। अब सेकंड और देख लेते हैं। सेकंड नंबर पे अगर अपन बात करें मूर्छा की, तो मूर्छा पित्त तमोभवा, ठीक है, इस तरह से अपन पढ़ते हैं। तो मूर्छा पित्त तमोभवा का मतलब पित्त और तम जो है वो मूर्छा के अंदर होता है, और मेरा जो ज्वर है उसमें भी पित्त दोष है, तो पित्त की वजह से ही मूर्छा यहाँ पर उत्पन्न हो रही है। ठीक है, तो दोषों के, अब आप लोग देख रहे हो ना कि दोषों के अकॉर्डिंग जैसा दोष है वैसे ही वहां पर लक्षण देखने को मिल रहा है। तीसरा अगर भ्रम की बात करें तो भ्रम रज पित्त अनिलात, इस तरह से अपन पढ़ते हैं। रज और पित्त और अनिल मतलब कि वायु, रज पित्त और वायु जो इसमें देखने को मिलती है। रज पित्त और वात जो है वो ब्रह्म के अंदर होती है, तो पित्त और वात है, और मेरी जो ज्वर है वो भी कैसी वात और पित्त की प्रधानता वाली है। तो वात पित्त है ज्वर में भी, और उसी के साथ साथ जो भी तीनों लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं उसमें भी या तो वात की प्रधानता है या फिर वात और पित्त दोनों की प्रधानता है। तो वात पित्त के अकॉर्डिंग ही लक्षण बॉडी में देखने को मिल रहे हैं, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं, प्रकृति समसंवेद बोल रहे हैं। अब तो आप लोगों को 101% समझ आया होगा कि मैं क्या बात बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे व्याधि के लक्षण जो है दोष दृश्य समूर्छना के अकॉर्डिंग हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी सकते हो वात और पित्त की प्रधानता होने की वजह से तृष्णा, मूर्छा और भ्रम जो उत्पन्न हो रहे हैं वो वात पित्त के अकॉर्डिंग ही हो रहे, वात पित्त के जैसे के जैसे हो रहे, क्योंकि ज्वर में भी वात और पित्त की प्रधानता है, तो दोषों के अकॉर्डिंग हो रहे, इसलिए इसको अपन क्या बोल दिया, प्रकृति समसंवेद सिद्धांत बोल दिया, या फिर प्रकृति समसंवेद लक्षणों का भेद जो है बोल दिया। तीसरा एक और एग्जाम्पल दे सकते हो कि श्लेष्म, अब जैसे मैंने वात पित्त जन्य ज्वर की बात करी वैसे ही मैं श्लेष्म पित्त जन्य ज्वर की बात करता हूँ, लेकिन कफ पित्त ज्वर की बात करता हूँ। तो तंद्रा, मोह और कास, ठीक है, कास में वात और कफ की प्रधानता होती है, और यहाँ पर जो मेरा ज्वर उत्पन्न हो रहा है उसमें भी कफ की प्रधानता, तो कफ के अकॉर्डिंग कफ के लक्षण देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, मोह की बात करते हैं तो कफ की प्रधानता वाला होता है, कफ है ही सही, और तंद्रा की बात करते तो वात और कफ प्रधान होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कफ भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो एक दोष का इन्वॉल्वमेंट तो आ ही रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दोषों के अकॉर्डिंग यहाँ पर भी लक्षण देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब ये भी एग्जाम्पल जो किसका है, प्रकृति समसंवेद का है। ठीक है, तो सीधा सीधा यही याद रखना है कि ऐसी कंडीशन जहाँ पे व्याधि के लक्षण दोष दृश्य समूर्छना के अनुसार उत्पन्न होते हैं तो उसको अपन प्रकृति समसंवेद बोलते हैं। अब विकृति विषम संवेद तो समझाने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग उसका उल्टा कर ही लेना। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपको एक बार पढ़ करके। तो विकृति विषम संवेद में मैंने लिख भी दिया, ऊपर श्लोक मत पढ़ना, श्लोक पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, कि व्याधि के लक्षण दोष दृश्य समूर्छना के बेस पर ना हो, मतलब कि व्याधि के लक्षण अगर दोष दृश्य समूर्छना के अनुसार नहीं देखने को मिले तो उसको अपन विकृति विषम संवेद बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नीचे लिख रखा है कि वातज अर्श और वातज विसर्प जो है उसमें कठिनता का होना। देखो, शरीर में अगर कठिनीकरण की बात करें तो कठिनीकरण जो है ना कफ का काम होता है, और यहाँ पर कठिनीकरण जो है वो वात में देखने को मिल रहा है। तो जैसा दोष है, दोष के अकॉर्डिंग तो भाई कफ में देखने को मिलना चाहिए। ठीक है, तो वातज अर्श वात दोष जो है उस वात दोष का गुण नहीं होता कठिनीकरण, उसके बावजूद भी लक्षण यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये जो भी लक्षण है वो दोष दृश्य समूर्छना के अनुसार नहीं है। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ, विकृति विषम संवेद का एग्जाम्पल हुआ। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, जो भी मैंने आप लोगों को सारे के सारे क्लासिफिकेशन बताए। एक बार मैं आप लोगों को वापस रिमाइंड कर देता हूँ कि मैंने क्या पढ़ाया। दोस्तों, मैंने क्लासिफिकेशन की जब शुरुआत करी थी तो सबसे पहले आप लोगों के बारे में साथ में बात करी थी कि जो भी रूप है उसके जनरल क्लासिफिकेशन के अंदर जो भेद बता रखे हैं वो बता रखे हैं कि सामान्य रूप और विशेष रूप। ठीक है, ये बताया इसके बारे में। उसके बाद दूसरे नंबर पर मैंने आप लोगों के साथ में बात करी थी काल के अनुसार जो 4 भेद बताए थे उसके बारे में, जिसमें सबसे पहले था प्रत्यात्म लक्षण, दूसरा था सामान्य लक्षण, तीसरा था दोषों के अनुसार जो भी विशेष लक्षण है वो, और चौथा जो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था वो था व्याधि की उपद्रव अवस्था जन्य लक्षण। उसके बाद में तीसरे नंबर का जो क्लासिफिकेशन बताया वो भी लक्षणों के अकॉर्डिंग है, रोगों के, और उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ में 2 प्रकार के सिद्धांत या फिर 2 प्रकार के लक्षणों के बारे में बात करी जो व्याधि की दोष दृश्य समूर्छना से रिलेटेड है। उसमें मैंने आप लोगों के साथ में सबसे पहले बात करती प्रकृति समसंवेद के बारे में, और दूसरी बात करी विकृति विषम संवेद के बारे में। तो दोस्तों, इस तरह से जो है वो इस रूप या लक्षण का क्लासिफिकेशन जो संहिताओं में दिखाया गया। अगर आपको ये तीनों क्लासिफिकेशन याद नहीं भी रह पाते हैं तो भी आप सेकंड नंबर वाला जो मैंने काल के अकॉर्डिंग आपको 4 क्लासिफिकेशन बताया वो आप पेपर में जरूर करके आना, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आप लोगों के साथ में निदान के 4 भेद बताए थे। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर जो है वो ये जो रूप के या लक्षण के 4 भेद बताए ये याद रखना। अब इसके बारे में दोस्तों देखते हैं कि जो मैंने आप लोगों के साथ में लक्षण
बताया उसमें और व्याधि, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों ये टेबल भी याद रखना, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि व्याधि और लक्षणों के मध्य अंतर बताओ, तो 2 से 4 5 अंतर आपको याद होने चाहिए, डिफरेंस पता होने चाहिए। तो सबसे पहला डिफरेंस आता है, वो आता है कि दोस्तों के सठ क्रियाकाल द्वारा कर्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। देखो सठ क्रियाकाल अगर आपको नहीं पता है तो बीएमएस फर्स्ट ईयर की जो चैनल में प्लेलिस्ट है वहाँ पर क्रिया शारीर के अंदर मैंने आप लोगों को टॉपिक पढ़ाया था, वहाँ पर सठ क्रियाकाल वाला टॉपिक है, जाकर के देख लेना एक बार। तो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि संचय, प्रकोप, परसर, स्थान संसर्य, वेक्तावस्था और भेदावस्था, ये टोटल मिला के 6 चीज़ें होती है जो सुश्रुत की देन है, मतलब सुश्रुत ही मानता है इसको। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी बॉडी में कोई भी रोग उत्पन्न होता है, व्याधि उत्पन्न होती है, तो उन सठ क्रियाकालों के कर्मिक विकास के परिणाम स्वरूप जो देखने को मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग सबसे पहले बॉडी में सबसे पहले शरीर में जब भी कोई दोष दूसरे समूर्छना स्टार्ट होगी तो सबसे पहले दोषों का संचय होगा, फिर प्रकोप होगा, फिर परसर होगा, फिर स्थान संसर्य अवस्था आएगी, फिर भेदावस्था आएगी, फिर व्यक्तावस्था आएगी। इस तरह से एक कर्मिक विकास के परिणाम स्वरूप शरीर में व्याधि जो उत्पन्न होती है, वहाँ पर मैंने आप लोगों को बोला भी था। अगर आपको नहीं पता उसके बारे में और डिटेल में पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख लेना, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ लिए लिंक डाल दूंगा। तो ये जो व्याधि है वो कर्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। जबकि अगर लक्षण की बात करें तो दोषों की संचय अवस्था, जैसे मैंने संचय बोला तो वहाँ पर अलग लक्षण है, प्रकोप अवस्था में अलग लक्षण है, ठीक है, उसके बाद परसर अवस्था में अलग लक्षण है, वेक्ता अवस्था में अलग लक्षण है। तो लक्षणों की शुरुआत तो कहाँ से हो रही थी, संचय अवस्था से होगी थी, लेकिन संचय अवस्था से लेकर के जब व्यक्तावस्था भेदावस्था आई तब तक जाने के परिणाम स्वरूप व्याधि की उत्पत्ति हो रही थी, ठीक है। तो व्याधि की उत्पत्ति के लिए 1 से लेकर के 6 तक जो सड़ क्रियाकाल बताए वो उनका साथ में मिलना जरूरी है, जबकि लक्षण के जो है वो प्रत्येक अवस्था के अंदर आपको अलग अलग स्टेप में देखने को मिल रहा है। पहला डिफरेंस ये होता है। दूसरा है कि व्याधि जो है स्वतंत्र होती है, जबकि लक्षण जो है परतंत्र होते हैं, मतलब कि व्याधि के अकॉर्डिंग ही लक्षण देखने को मिल रहे हैं। जैसे मैंने आप लोगों को भी पढ़ाया था कि ज्वर का जो भी लक्षण होता है वो संतापो दह मानस, मतलब कि शरीर में और मन में जो है संताप होना, ये ज्वर का लक्षण है, ठीक है। मतलब ये जो लक्षण है ये ज्वर पर डिपेंड है, शरीर में जब ज्वर उत्पन्न होगा तभी ये लक्षण देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि लक्षण हो रहा है ज्वर ना हो रहा हो। तो ज्वर पर डिपेंड होने की वजह से अपन इसको क्या बोल रहे हैं, लक्षण को परतंत्र बोल रहे हैं, जबकि ज्वर खुद तो स्वतंत्र है। ज्वर थोड़ी डिपेंड है कि शरीर में संताप होगा या फिर ये होगा तभी मैं देखने को मिलूंगी। तो व्याधि क्या होती है, स्वतंत्र होती है, जबकि लक्षण जो है क्या होता है, परतंत्र होता है। अगर व्याधि की बात करें तो लक्षणों का बहुत सारे लक्षणों का जो समूह होता है वो व्याधि कहलाता है, क्योंकि एक लक्षण से तो व्याधि उत्पन्न होती नहीं है, लेकिन लक्षणों के जब समूह बहुत सारे मिल जाते हैं, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जब इन्वॉल्व होता है किसी बॉडी के अंदर, तभी आपकी बॉडी में कोई भी किसी प्रकार की डिजीज जो देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि लक्षण जो एकल रूप होता है, जैसे अंगमर्द है तो अंगमर्द कोई व्याधि थोड़ी, अंगमर्द तो एक पूरा का पूरा मतलब बॉडी में पेन होना, अब किसी भी चीज़ का हो सकता है, ठीक है, लगने की वजह से हो सकता है, दर्द की वजह से होता है, ज़्यादा खाने की वजह से होता है ना, खेलने की वजह से हो सकता है, तो बहुत सारे उसके कोज हो सकते हैं, ठीक है। तो व्याधि जो है वो लक्षणों का समूह होती है, जबकि लक्षण जो है वो एकल रूप में होता है। व्याधि रूप जो है ज्वर में संताप आदि लक्षण देखने को मिलते हैं, और अकेला संताप जो है क्या होता है, लक्षण होता है, ठीक है। दोस्त व दुष्य के सहयोग से व्याधि उत्पन्न होती है। मैंने आप लोगों को बोला था संप्राप्ति के बारे में थोड़ा बहुत पता हो तो भी सेकंड वीडियो में इसी के, अब आने वाले नेक्स्ट वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे, लेकिन तो भी मैंने आप लोगों के साथ में जब निदान पढ़ा रहा था उस टाइम पे मैंने आप लोगों को बताया भी था, ठीक है। तो उस दौरान बोला था कि निदान सबसे पहले बॉडी में आएंगे, उसके बाद दोषों का प्रकोप होगा, फिर दुष्य से मिलेंगे, लक्षण उत्पन्न होंगे और व्याधि उत्पन्न होगी, ठीक है। तो इस तरह से कर्मिक विकास चल रहा है, लेकिन दोष दुष्य के सहयोग के परिणाम स्वरूप शरीर में व्याधि उत्पन्न होती है, ठीक है। जबकि लक्षण जो है वो दोष दुष्टि के फलस्वरूप ही देखने को मिल जाते हैं। व्याधि की उत्पत्ति विशिष्ट संप्राप्ति से होती है। अब ये विशेष संप्राप्ति है जिसके परिणाम स्वरूप, जैसे ज्वर की संप्राप्ति अलग होती है, पांडु की संप्राप्ति अलग है ना, रक्तपित्त की संप्राप्ति अलग है ना, उसके अलावा बहुत सारे उन्माद, अपस्मार, कामला, ये जितनी भी व्याधियाँ हैं ना, और अतिसार, ग्रहणी, इन सबकी व्याधियाँ की अलग अलग संप्राप्ति होती है। तो जो संप्राप्ति वो विशिष्ट होती है, और उस विशिष्ट संप्राप्ति के परिणाम स्वरूप ही कोई एक पर्टिकुलर व्याधि जो बॉडी में देखने को मिलती है। जबकि अगर मैं बात करता हूँ कि लक्षण तो अलग अलग लक्षणों के लिए अलग अलग संप्राप्ति तो होती नहीं है, मतलब अलग अलग व्याधियों के लिए अलग अलग संप्राप्ति है, लेकिन अलग अलग व्याधियों के लिए अलग अलग लक्षण जो है वो अलग अलग लक्षणों की संप्राप्ति जो है वो नहीं होती, इतना सा डिफरेंस है, ठीक है। तो ये 5 से 6 डिफरेंस है जो याद रखना, आप लोगों को पूरी वीडियो मैंने समझा भी दी है, ठीक है। तो भी एक बार और समझा दिया है ना। इनमें से अगर आपको 6 में से 5 भी याद रह पाते तो 5 भी याद रखना, क्योंकि बहुत बार पूछ लेता है सीधा सा कि व्याधि और लक्षण के मध्य भेद लिखो या फिर डिफरेंस लिखो। अब दोस्तों आज की वीडियो के लास्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ये लक्षण जो अपन ने पढ़ा वो मॉडर्न के अकॉर्डिंग क्या होता है, मॉडर्न का पॉइंट ऑफ व्यू भी देख लेते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करें तो सिम्टम्स का मतलब है कि बॉडी में होने वाला कोई भी ऐसा चेंजेज जो कि बॉडी के फंक्शन से रिलेटेड हो। मतलब अगर मान लो कि कोई भी पेशेंट अगर आपको आकर के बोलता है कि मेरी बॉडी में इस तरह का चेंजेस देखने को मिल रहा है, जैसे मान लो किसी का बीपी इंक्रीज हो जाता है, बीपी
डिक्रीज हो सकता है ना। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो अप हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल डाउन हो सकता है, आरबीसी की क्वांटिटी जो बढ़ सकती है, प्लेटलेट्स कम हो सकती है, ठीक है। तो ये सारा इन्वेस्टिगेशन से आपको पता चल जाएगा। लेकिन पेशेंट तो आपको आकर के बोलेगा कि सर मेरे को जो है वो दौड़ने में टाइम पे जो है वो सांस फूल रही है, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल रही है, पसीना ज़्यादा आ रहा है, क्या आ रहा है, थक जाता हूँ, काम नहीं कर पाता हूँ, है ना, लेजीनेस सी लगती है। तो ये सारे क्या होते हैं, ये सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों लिखा हुआ भी है कि एनी चेंजेस इन द बॉडी, ठीक है, जो कि आपको पेशेंट के द्वारा बताए जा रहे हैं, वो होने वाले चेंजेस ही क्या कहलाते हैं, सिम्टम्स कहलाते हैं। सिम्टम्स की बात करते हैं, जो बॉडी में उत्पन्न होने वाले सिम्टम्स है वो सब्जेक्टिव होते हैं, ठीक है। आपको पेशेंट जो सारी की सारी चीज़ें बताएगा, तो एक तरह से सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, मतलब आप जो आपके सामने जो सब्जेक्ट बैठा हुआ है, पर्सन जो बैठा हुआ है, उससे आप पूछ रहे हो, उसके परिणाम स्वरूप आपको इसके बारे में पता चल रहा है। तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ द डिजीज क्या कहलाता है, सिम्टम्स कहलाता है, ठीक है। और सिम्टम्स की और अगर अपन बात करते हैं तो नीचे मैंने लिख भी रखा है कि जो भी पेशेंट है उसके द्वारा जो भी डिस्क्राइब किया जाता है वही क्या कहलाते हैं, सिम्टम्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि कैरेक्टर ऑफ पे पेन की बात करते हैं, स्पास्मोडिक होता है, थ्रोम्बिंग होता है, डल पेन होता है, ये अलग अलग तरह का पेन बता रखा है, ठीक है। बहुत बार पेशेंट बोलेगा कि सुई के चुभने जैसी पीड़ा होती है ना। बहुत बार पेशेंट बोलेगा कि सर जो है वो इस तरह की पीड़ा होती है, अलग अलग तरह का पेन आपको बताएगा। स्पास्मोडिक हो गया, डल हो गया, है ना, उसके अलावा जो है वो थ्रोम्बिंग पेन हो गया, ऐसे अलग अलग तरह के पेन होते हैं। उसके अलावा वो साइड भी बताएगा आप लोगों को, ठीक है, हाथ लगा करके सर यहाँ पे होता है, वहाँ पर होता है, सर ऊपर होता है, नीचे होता है, ठीक है। साइड ऑफ पेन भी हो गया, ये भी सिम्टम्स के अंदर आता है। सीवियरिटी, अब सीवियरिटी का मतलब होता है सर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत कम हो रहा है, थोड़ा बहुत ही हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, रात में सो ही नहीं पाता हूँ, परेशान रहता हूँ, ऐसी चीज़ें आपको आकर के पेशेंट बोलेगा। जब हिस्ट्री टेकिंग करोगे आप फाइनल ईयर के आसपास, है ना, फाइनल ईयर में, तब आप पेशेंट की हिस्ट्री पूछोगे तो उस टाइम पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी पेशेंट से। फिर आपको जो है वो अपन की मेडिकल की जो लैंग्वेज होती है उसके अकॉर्डिंग उसको आपको हिस्ट्री के फॉर्म में उसको लिखना होता है, ठीक है। तो सीवियरिटी का मतलब होता है कि पेशेंट बोलेगा कि माइल्ड पेन है या मॉडरेट है या फिर सीवियर पेन है, तो ये सारे सिम्टम्स है। तो दोस्तों सिम्टम्स जो होते हैं वो एक प्रकार का क्या है, सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर मैं नीचे एक और चीज़ लिख रही कि साइन, साइन का मतलब क्या है, कि साइन का मतलब होता है कि जब भी आपने पेशेंट को देखा तो पेशेंट को देखने पर आपको जो भी चीज़ें उसमें दिखी वो सारे के सारे साइन कहलाते हैं। तो सिम्टम्स तो जो है पेशेंट के द्वारा डिस्क्राइब किए जाते हैं वो सिम्टम्स कहलाते हैं, जबकि आपको पेशेंट को देखते ही जो चीज़ें आपको दिख रही है, ठीक है, ठीक है, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, साइन कहलाते हैं। और जो सिम्टम्स होते हैं वो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है, और जबकि जो साइन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव एविडेंस होता है, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई भी पेशेंट आकर के आपको बोलता है पेन, तो पेन तो किसके अंदर आता है, सिम्टम्स में आता है। लेकिन अगर अपन बात करते हैं स्वेलिंग की, तो स्वेलिंग किस में आती है, साइन में आती है, ऐसे याद रखना। साइन की बात करते हैं तो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग ऑब्जर्व, मतलब पेशेंट के अंदर आपको ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग देखने को मिलती है ड्यूरिंग एग्जामिनेशन, जब भी आप पेशेंट का एग्जामिनेशन करते हो। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ में शुरुआत से डिस्कस किया कि जो रूप या लक्षण है उसकी परिभाषा क्या बताई गई है। उसके बाद मैंने आप लोगों के साथ में उसके पर्याय क्या क्या बताए गए। रूप के भेद जो हो 3 प्रकार से, जो भी भेद बता रखे थे उन 3 प्रकार से भेद के बारे में बात किया, ठीक है। और उसके बाद में मैंने लास्ट में आप लोगों के साथ में डिस्कस किया कि व्याधि और लक्षणों के बीच में जो है डिफरेंस क्या होता है। और उसके बाद में मॉडर्न के अकॉर्डिंग इसका जो है वो क्या बोला जाता है, सिम्टम, साइन, ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में डिस्कस किया। दोस्तों आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम इसी निदान पंचक का लास्ट पार्ट या फिर सेकंड लास्ट और लास्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है उपस्य और संप्राप्ति। तो दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल आयुर्वेदा स्टडी को सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।